चौरसिया के साथ मध्य प्रदेश के मन की बात। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बिल्कुल सामने हैं और शिवराज का राज चलेगा या फिर यहां पर कांग्रेस के हाथ सत्ता आएगी। तो इसी सवाल को लेकर हम चल रहे हैं आगे, लेकिन आइए सबसे पहले हम चलते हैं और आपका परिचय करा देते हैं बुरहानपुर शहर से। शेख मेरे साथ है। शेख, ये बताइए इस बुरहानपुर शहर का ऐतिहासिक मतलब क्या है? दीपक, सबसे बड़ी बात यह है कि जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं तो वो उसकी सबसे बड़ी मिसाल बुरहानपुर है। पूरे देश में अगर देखा जाए तो मंदिरों की अगर बात करते हैं तो मंदिर यहाँ के सबसे ज्यादा फेमस है। अगर बोहरा समाज की बात करते हैं तो हकीमी दरगाह जो है वो अपने आप में महत्व रखती है। यहाँ की सबसे बड़ी बात यह है कि जो गुरुद्वारा जो सिखों के लिए कहा जाता है कि सबसे बड़ा पाक गुरुद्वारा है वो बुरहानपुर में है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इतिहास की बात करते हैं तो दीपक, यहाँ पर खूनी भंडारा जो है वो शायद वाटर सप्लाई का एक ऐसा नमूना है जो शायद पूरे विश्व में कहीं नहीं है। अजय साहब, मुझे ये बताइए कि बुरहानपुर का चुनावी माहौल क्या कहता है? बिल्कुल चुनावी पब्लिक चुनाव के लिए एकदम तैयार बैठी है और बदलाव के मूड में है पूरी की तरीके से। पिछले 15 सालों से जो भुगती है इस क्षेत्र की जनता ने, तो वो पूरी तरीके से बदलाव की स्थिति में है और चुनाव का रास्ता देख रही है। बिल्कुल चुनाव का रास्ता देख रही है। मनोज भाई ये कह रहे हैं कि बदलाव की स्थिति, आप कह रहे हैं बदलाव की स्थिति नहीं है, आपकी पार्टी फिर से जीतेगी। 100% हम विश्वास रखते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी ही बुरहानपुर से भी जीतेगी और मध्य प्रदेश में शासन भी बनाएगी। बुरहानपुर का विकास आम नागरिक से किसी से भी पूछेंगे तो 15 साल में बुरहानपुर में क्या बदलाव आया है ये देखने का नजरिया चाहिए। आम पब्लिक से आप बात करिए, आपको पब्लिक बताएगी कि विकास क्या होता है। आइए आपसे पूछते हैं, आप बताइए विकास हुआ है भाई साहब यहाँ पर? नहीं भाई, विकास हुआ है। हाँ, विकास हुआ। आप क्यों पीछे भाग रहे हैं? आपका भी वोट है कि नहीं? बिजली पानी सड़क सब है, बिजली पानी सड़क सब है, वह सब है। बिल्कुल। आपको लगता है कि विकास हुआ है यहाँ पर? हुआ है। क्यों भाग रहे हैं? आपका भी तो वोट होगा। नहीं, अरे 2.5 लाख रुपए मिले, 2.5 लाख भी मिले मकान बनाने को। 2.5 लाख रुपए मिले? मेरे को खुद मिले। बुरहानपुर में विकास 15 सालों में बहुत हुआ है, लेकिन किन लोगों का? भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदारों का, भारतीय जनता पार्टी के रेत माफियाओं का और भारतीय जनता पार्टी के जो दलाल घूम रहे। जो लोगों को लाभ मिलना चाहिए वो लाभ अभी तक नहीं मिला है। सारी योजना भ्रष्टाचार के रूप में रुकी है। कहीं ना काम क्यों रुके है? 2 माह से उस काम को रोकना चाहिए। चुनाव को देखते हुए काम स्पीड में होना चाहिए, लोगों को लाभ मिलना चाहिए उसका। इन्होंने बोलने के ऊपर मजबूर किया। ये 131 करोड़ की योजना हमारे पूर्व सांसद अरुण यादव जी के समय काफी बार ले लेके केंद्र में मंत्री होने के बाद हमारे यहाँ के महापौर उनके पास गए, मंजूर करा के नहीं आए। ये तो नरेंद्र मोदी जी का मेहरबानी है बुरहानपुर के ऊपर, शिवराज सिंह चौहान की मेहरबानी है कि इन्होंने 131 करोड़ की योजना मंजूर करी और जिसका कार्य प्रगति पर है। काफी दूर तक लाइन डल चुकी है और मैं निश्चित तौर पर सारी जनता के अंदर ये आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले साल के अंदर हम सबको ताप्ती का मीठा पानी पिलाएंगे। क्योंकि यहाँ की जनता की एक समस्या थी कि यहाँ का जो ट्यूबवेल में पानी लगता है उससे दाल नहीं गलती। ये पानी पीने के बाद, ताप्ती का पानी मिलने के बाद मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि हर जनता की दाल गलेगी, कांग्रेस की दाल जरा भी नहीं गलेगी। हम नरवलिया गांव में हैं और मेघजी भाई के घर पे हैं और मेघजी भाई ने ये पंचायत हमारे लिए खास तौर पर चौपाल सजाई है और मेघजी भाई के घर की उन्नति आप देख सकते हैं। झाबुआ में कितनी उन्नति है, सामने उनका घर देख सकते हैं। घर के अंदर डिश टीवी लगा हुआ है और ये एंटीना किस बात का लगा हुआ है मेघजी भाई? केंद्र सरकार का जो वाईफाई लगा है, माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने जो ग्रामीण को उसमें जोड़ा है वाईफाई से, इससे नेट चलता है सब। तो मुझे बताइए पढ़ाई लिखाई का कैसा माहौल है, खाने पीने का कैसा माहौल है, क्या आप रोजगार उतना कमा लेते हैं, क्या खेती में उतनी कमाई हो जाती है? सर, यहाँ पे जो मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, किसान के लिए बहुत ही अच्छी योजनाएं चल रही है। और आज हमारे घर पे जो अच्छे घर देख रहे हैं आप, डिश टीवी देख रहे हैं, सामने लेटरिन बाथरूम देख रहे हैं, ये सरकार की उन्नति है साहब। आज से 15 साल पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था। ये जो दोनों बाथरूम है, एक पुरुष बाथरूम और एक महिला बाथरूम, इनका कहना है ये हाल ही में बना है और प्रधानमंत्री ने जो सहायता दी थी उसके हिसाब से बना है, इसलिए विकास जो है समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। झाबुआ में लोगों का ये मानना है। मेघजी भाई, आपके अलावा और कौन कौन लोग हैं जिससे आप हमको मिलवाना चाहेंगे? आप बताइए, आपको कैसा लगता है, सरकार कैसी लगती है? बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
अच्छा, हमको तो केंद्र सरकार से लेके हमारा मध्य प्रदेश सरकार मतलब पूरे भारत में अच्छा लग रहा है हमको, बहुत बढ़िया। मेघजी भाई, ये रोड किसकी देन है? ये माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की देन है, जिन्होंने गांव को शहर से जोड़ा है। तो ये प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की देन है, जो हम आज इस पे चल रहे हैं। आज हमारा गांव शहर से जुड़ गया है, हमको अच्छी व्यवस्था मिलती है अस्पताल के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए और अच्छी किसानी के लिए। हम अनाज मंडी में पहुंचाते हैं इस रोड से। तो इससे पहले ये रोड की हालत कैसी थी? बहुत अपन जो जितने खड़े हैं इतने नीचे था ये, और बहुत ही गड्ढे थे और यहाँ पे निकलने की पोजीशन नहीं थी। गांव नरवलिया का एक घर है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बना है, और आप घर के अंदर देख सकते हैं। हाँ, ये परंपरागत घर है। ये देखिए, बच्चों को झूला झुलाने की ये व्यवस्था होती है यहाँ पर विकास अंतिम पंक्ति तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। तो ये है कड़कनाथ मुर्गा। इस मुर्गे की क्या विशेषता है हम आपको बताएंगे। आपने हमेशा सुना होगा कि इंसान और जानवर सभी का ब्लड जो है वो रेड होता है, लेकिन इसका नहीं। इसके रंग जो है खून का वो काला होता है। क्या है इसकी विशेषता, आइए इनसे ही सुनते हैं। ये बताइए, ये कड़कनाथ मुर्गा है? सर, ये कड़कनाथ मुर्गा है। इसका चिकन काला होता है और इसकी हड्डी वगैरह ये भी काली रहती है, मांस काला रहता है। इसको खाने से अच्छा फायदा मिलता है। क्या फायदा मिलता है सर? इसको बीमारी जैसे कटती है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल कम करता है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कंट्रोल करता है, और बहुत सारे सुविधाएं मतलब परिवार सेहत के लिए अच्छी रहती है साहब। सेहत के लिए अच्छी रहती है। आप मुझे बताइए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसको लेकर क्या झगड़ा हुआ? दीपक जी, इसको लेकर सीधे तौर पर ये झगड़ा था कि दंतेवाड़ा कलेक्टर में और छत्तीसगढ़ ने ये लिखा था कि ये हमारे यहाँ का है कड़कनाथ मुर्गा। इसको लेकर एक पूरी बाकायदा जद्दोजहद चल रही है। यहाँ की एक जियो संस्था है जो कि ग्रामीण विकास ट्रस्ट है, जिसने 2013-12 में एक चेन्नई में इसको लेकर कहा था कि हमारा है कड़कनाथ झाबुआ का लेकर। इसको लेकर विगत 1 महीने पूर्व ही यहाँ पर जियो टैग भी मिला है, और मध्य प्रदेश सरकार का मूल रूप से यहाँ का दिया गया झाबुआ का ही है कड़कनाथ। ये है कड़कनाथ मुर्गा। लेकिन कड़कनाथ मुर्गे के साथ राजनीति पे भी बात कर लीजिए। बताइए, राजनीति पे क्या होने वाला है इस बार? राजनीति में काफी यहाँ पर चुनौतियां है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही दलों के लिए काफी ज्यादा चुनौतियां इसलिए है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो आदिवासी लोगों को कठिनाइयां बहुत है नियम को लेकर, रूल्स को लेकर। क्योंकि जद्दोजहद हर योजना को लेकर उनको काफी ज्यादा लाइन लगना पड़ती है, या फिर आधार कार्ड लिंक करवाना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी बातें जहाँ पर टफ कंपटीशन रहेगा यहाँ पर, खासतौर पर झाबुआ की बात करें। दोनों मतलब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, क्योंकि मूलभूत मुद्दों का अभाव है। चाहे झाबुआ शहर की बात हो, झाबुआ शहर में भी एक मूलभूत पानी का मुद्दा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान 15 करोड़ रुपए देकर गए थे, 35 करोड़ रुपए, सॉरी माफी चाहूंगा, 35 करोड़ रुपए 6 साल पूर्व देकर गए थे। लेकिन यहाँ पर पीएचसी ने कहा हम बनाएंगे, नगर पालिका हम बनाएंगे। 6 वर्ष बीत गए और जनता का पैसा जो था, जो 35 करोड़ से 43 करोड़ हो गया, उसका जवाब कौन देगा? 8 करोड़ रुपए जनता के ज्यादा लग रहा है, आज तक पानी नहीं मिला, अभी तक सिर्फ पाइपलाइन ही खुद रही है। ये महत्वपूर्ण बात है। तो जद्दोजहद दोनों पार्टियों के बीच है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। रंग हमने जो भी देखे हों, लेकिन ये बात तय है कि झाबुआ में इस बार मुकाबला कांटे का होगा। हम ई रिक्शा में क्यों हैं, इसका जवाब मैं लूंगा। शेख हमारे साथ हैं, हमारे रिपोर्टर, इंदौर रिपोर्टर शेख मेरे साथ हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि 2000 ई रिक्शा उज्जैन में चलते हैं। ये ई रिक्शा उज्जैन में क्यों से? दीपक, आपको याद होगा पहले इन्हीं सड़कों पर टेम्पो चला करती थी, वो 3 व्हीलर होता था जिसमें बहुत प्रदूषण होता था। सिंहस्थ के समय से यहाँ ये प्रयोग किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक जो ई रिक्शा है इसे लाया जाए, ताकि सिंहस्थ में भी प्रदूषण कम हो और इस शहर की जो गलियों में प्रदूषण है, इसकी फिजा में जो प्रदूषण है वो कम हो जाए। तो ये प्रदूषण बचाने के लिए ये प्रयोग किया गया था, जो आज सक्सेसफुल है। आज पहले टेम्पो हुआ करती थी, अब ई रिक्शा तकरीबन 2000 के आसपास ई रिक्शा पूरे शहर के अंदर चल रही है, और लोग इससे काफी हद तक खुश हैं कि प्रदूषण भी कम फैलाती है और उसके अलावा आवाज भी नहीं है। दीपक, सबसे बड़ी बात। तो आइए चाय पर चर्चा कर लेते हैं। ई रिक्शा और इसकी विशेषता हमने देख ली। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। चेतन जी, आपसे शुरुआत करूंगा। आपको वोट क्यों दे आखिरकार? 15 साल आप निष्क्रिय रहे यहाँ पर। 15 साल पार्टी लगातार जन मुद्दों पर काम करती रही है, और जनता की परेशानियां जिस तरह से उभर करके आई है, इनके फेल्योर के आधार पर कांग्रेस पार्टी के पास भी अपने खुद का प्रगति का एक रास्ता है। और कमलनाथ जी ने आदरणीय उन्होंने कहा है कि 2 लाख कर्जा माफ किया जाएगा, बिजली बिल हाफ किया जाएगा और बीजेपी को साफ किया जाएगा। बीजेपी साफ होगी? बिल्कुल नहीं होगी। 60 सालों से जो कांग्रेस के कर्म थे उसका रिजल्ट जनता ने 15 साल में भाजपा की सरकार के रूप में दिया है, और भाजपा के अच्छे कामों का नतीजा फिर से भाजपा की सरकार बनाएगी। सेब खा रहे हो भैया? सेब खाने को मिल रहा है आजकल?
खाने को मिल रहा है सर। खाने को मिल रहा है, रोटी मिल रही है? मिल रही है सर। घी में लगी हुई मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो घी में लगी मिले इसके लिए क्या करना चाहिए, किसको वोट देना चाहिए? अब अपन तो गरीब लोग हैं, किसी को भी दे देते हैं सर वोट। किसी को भी दे देते हैं बिना सोचे समझे? बिना सोचे समझे। मेहनत करेंगे तो मिलेगी घी में रोटी। क्या मेहनत करेंगे तो? अभी भाजपा और कांग्रेस की सरकार जो SC/ST एक्ट पे कुछ नहीं बोली है, इसके खिलाफ सपाक्स भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहा है। तो सपाक्स भी इस चुनावी रणनीति में शामिल होने की कर रहा है। उसके साथ समानता आंदोलन जो है, समानता आंदोलन के लोग भी चुनाव लड़ने के लिए बोल रहे हैं। तो ये सब मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन नहीं लड़े तो और कहीं वोट कटवा तो नहीं बन जाएंगे? नहीं लड़े तो हमारा सिर्फ ये है कि जो लोग जो जैसे थावरचंद जी गहलोत है या फिर मायावती जी, इनको आरक्षण की क्या जरूरत है? ये लोग तो वैसे ही सक्षम है। जो गरीब ब्राह्मण है, जैसे पंडित का बेटा जो पान की दुकान से उसका घर चलता है, तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए हम नोटा का समर्थन करेंगे और हमारे साथ हजारों युवा है जो नोटा का आर्थिक आधार। क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए, ये बात बहुत दिनों से की जा रही है, लेकिन बहुत दुख का विषय, कोई भी राजनीतिक पार्टी इस विषय में 1% भी संज्ञान नहीं ले रही है। राजनीतिक माहौल क्या है? राजनीतिक माहौल जिस तरह से मेरे मुंह पर आप पसीना देख रहे हैं, उसी तरह से राजनीतिक गर्मी भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और उज्जैन इसलिए एक प्रसिद्ध केंद्र है क्योंकि यह परंपरागत भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है। लेकिन करणी सेना ने लगभग 3 लाख की भीड़ के साथ SC/ST का विरोध करके यहाँ पर एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो उस रैली के सामने सभी रैलियां फेल थी। तो उज्जैन में आखिरकार क्या होगा, इस पर सबकी नजरें लगी होंगी, क्योंकि जो मालवा जीतता है वो पूरे मध्य प्रदेश पर राज करता है। वोट पर चर्चा का हमारा मकसद ये है कि धर्म नगरी, तीर्थ नगरी उज्जैन का विकास कैसा होना चाहिए, जहां पर सिंहस्थ 2016 जो हुआ वो किस तरीके का हुआ, उसके प्रशासन के इंतजाम कैसे रहे। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अयोध्या में राम मंदिर पर उज्जैन के साधु संत क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए, क्या संसद के अंदर प्रस्ताव लाना चाहिए, और मोदी या फिर राहुल गांधी कौन किसकी पसंद है, इस पर भी बात होगी। महाराज जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, क्या राम मंदिर बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। पूरे देश को नहीं, मैं समझता हूँ पूरे विश्व को राम मंदिर के निर्माण का इंतजार है और सबकी कम से कम भाजपा से अपेक्षा है। मोदी जी से उम्मीद थी कि मोदी जी आए हैं तो राम मंदिर बनेगा। उम्मीद थी क्यों बोल रहे हैं? उम्मीद थी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पूरे 4 साल निकल चुके हैं और अब ये सेशन करीब खत्म होने जा रहा है, इसलिए ठीक कहा जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार एट्रोसिटी एक्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट की बात को भी दरकिनार करते हुए जिस प्रकार एक प्रस्ताव अभी लिया गया, एक नया कानून बनाया गया, ठीक इसी प्रकार से अगर ये स्टेप इसी तर्ज पर राम मंदिर के लिए ले लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि उससे पूरा देश प्रसन्न हो जाएगा, पूरे हिंदू प्रसन्न हो जाएंगे और भाजपा पुनः स्थापित हो जाएगी। आपको क्या लगता है? अयोध्या मंदिर बनना चाहिए। सबकी उम्मीद थी कि मोदी जी आएंगे तो कुछ नया करेंगे, मगर वो उम्मीद पे खरे नहीं उतरे। भगवान श्री रामचंद्र जी के मार्गदर्शन पे मोदी जी ने जो है सत्ता का 4 साल परिपूर्ण किया है। अब मोदी जी को 4 साल परिपूर्ण करने के बाद तो राम मंदिर बनाना चाहिए, क्योंकि आज हमारे हिंदुओं की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी इच्छा राम मंदिर बनने का एक महत्व इच्छा रखते हैं सभी हिंदू लोग। और राम मंदिर बने तो उससे सभी हिंदुओं को एक आत्मबल, विश्वास और एक हमारे धर्म संस्कृति की आस्था का एक नई ऊर्जा का फल प्राप्त होगा। अच्छा महाराज जी, ये बताइए, सिंहस्थ 2016 में सरकार की तरफ से कितना अच्छा कार्य हुआ या संतुष्टिपूर्ण कार्य नहीं रहा? नहीं, नेचुरली इस बार सरकार ने जो भी प्रयास किए थे सिंहस्थ के लिए, मैं समझता हूँ कि इतिहास में, सिंहस्थ के इतिहास में पहली बार इतना एक बड़ा बजट सिंहस्थ की व्यवस्थाओं के लिए आया। करीब 5000 करोड़ का बजट था और इतने सारे पुल क्षिप्रा पर बने थे इस बार, इतने सारे लंबे घाट बने। तो ये मैं समझता हूँ पहली बार हुए थे इतिहास में, काम बहुत हुए थे, कोई शक नहीं है। अब उसके बाद में थोड़े से दिक्कतें कहीं आ रही है, तो ये आ रही है कि उस समय के बाद में ये जो व्यवस्था है, जैसे घाटों की सफाई है, अन्य इसका ये मेंटेनेंस जो है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है, ऐसा भी सामने जरूर आ रहा है। तो इस पर भी अगर प्रशासन पूरा ध्यान देता है तो और अच्छा होगा। अच्छा मुझे ये बताइए, मोदी या राहुल? मोदी, सिर्फ मोदी। कारण ये है कि फिर भी मोदी का अल्टरनेट अभी कोई हमें नजर आता नहीं। राहुल मोदी का अल्टरनेट नहीं हो सकता, अगले जन्म में भी नहीं हो सकता है। कारण इसका नहीं हो सकते, उनके संस्कार नहीं है, संस्कृति नहीं है,
भारत देश के प्रति उनकी आत्मा में जो लगाव चाहिए वो नहीं है, वो यहाँ के बारे में सोच नहीं सकते। वो तो शिव भक्त है, कैलाश मानसरोवर हो गया। भक्त है, कैलाश मानसरोवर पिकनिक मनाने कोई चला जाए उसको हम मानसरोवर यात्रा कहते हैं क्या? और करें तो करें, एक यात्रा कर लेने से, और वो भी यात्रा को हम नकल कहेंगे। कितनी उम्र होगी राहुल जी की, आज तक क्यों नहीं गए थे? अभी तो गए ना, मोदी जी तो वहां भी नहीं गए। पूरा का पूरा श्रेय जब धर्म को बनाने का या कहीं के धर्म का उपयोग करने का जब ऐसा लगा कि भाजपा पूरा श्रेय ले रही है, तो राहुल जी ने कहा कि क्यों न अपन भी उस रास्ते पर आगे चलें, तो इसे तो हम नकल कहते हैं। तो नकल करने से कोई व्यक्ति सामने वाले के बराबर नहीं हो सकता। तो ठीक है, यहाँ पर जो मूल निकल कर आ रहा है, निचोड़ निकल कर आ रहा है, वो निचोड़ ये कहता है कि मोदी ही अभी कम से कम साधु संतों के लिए एक ऑल्टरनेट दिख रहे हैं 2019 के अंदर। और जहां तक शिवराज की बात है, तो शिवराज के राज में जो काम सिंहस्थ 2016 में हुआ है, यहाँ के साधु संतों का मानना है कि वैसा काम कभी नहीं हुआ है, इसलिए शिवराज को उनका पूरा आशीर्वाद है।